बैठे रहे। शुरू हो गया। हाँ बैठे रहिए। सभी साथियों को नमस्ते। आज हम लोग कहानी सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं और कहानी सुनाने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी उर्दू के सुपरिचित कथाकार श्री असरार गांधी जी हमारे बीच में हैं। लंबे समय से ये चल रहा था कि हम लोग उनकी कहानी सुनेंगे और आज हम लोग उनकी कहानी सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। उनको उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में और असरार साहब के बारे में इलाहाबाद ही नहीं पूरा उर्दू जगत उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। असरार साहब हिंदी जगत भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। असरार साहब अपनी बातों से, अपनी कहानियों से हर जगह पहुँचे हैं। और अभी अभी जब मैं अंदर थी तो मैं ये बात सुन रही थी कि पश्तो में आपकी कहानी का अनुवाद हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इलाहाबाद में रहने वाले एक उर्दू कथाकार की कहानी का अनुवाद पश्तो में हो और वो इस तरह से दूसरी भाषा में और दूसरे लोगों तक भी कहानी और ये बात पहुँचेगी। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको इसके लिए। और अब असरार साहब बहुत अनौपचारिक तरीके से बातचीत करते हैं और उतनी ही तेज़ी से उनकी कहानी भी संप्रेषित भी होती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं असरार साहब को कहानी के लिए आमंत्रित करूं, उसके पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय प्रियदर्शन जी को कि यहाँ पर आए। वरिष्ठ कथाकार हैं, आपकी कहानी पे बैठेंगे यहाँ। और मैं हमारे बीच में एक और कथाकार है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी आदरणीय अनिता गोपेश जी से कि वो आए और यहाँ पर जगह लें। अध्यक्षता तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, विशिष्ट वक्ता नहीं है। आप चाहे तो कुर्सी वहीं रख दें। आप नहीं जगह ये सोफा बहुत अंदर घुस जाता है। हाँ ये मालूम है, ये सोफा बहुत खतरनाक है, अभी हम कुएं में चले जाएंगे। तो असरार साहब से निवेदन है कि वो अपनी कहानी शुरू करें। शुक्रिया संध्या। ये कहानी मैंने पिछले 2-3 महीने पहले लिखी थी, जबकि मैं बहुत शिद्दत की बीमारी के बाद उठा था और बगैर किसी चांस के बच गया था। तो इसका उस बीमारी से इस कहानी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी तो हो सकता कुछ कच्चापन हो, इसलिए कि मेंटली मैं बहुत उस तरह से फिट भी नहीं हुआ था। तो वही इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो बताइएगा, इसलिए कभी ये छपी नहीं है ये कहानी। इसका शीर्षक है बेघरी। बेघर से बेघरी। पापा, मैं और संध्या घूमने के लिए साउथ इंडिया जा रहे हैं। 15 दिन में लौट आएंगे। मुझे विश्वास है कि आप उस वक्त तक उस मकान में रहने के लिए चले जाएंगे जिसे मैंने आप लोगों के लिए किराए पर ले रखा है। पापा प्लीज़। अच्छा हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए चला जाऊँ? हाँ। वो क्यों मोहन? यहाँ मकान छोटा पड़ रहा है। मैं आए दिन पार्टियाँ देता रहता हूँ, मेहमान आते हैं तो जगह कम पड़ जाती है। फिर आप लोगों को खाना भी देर में मिल पाता है। इसलिए हमारी और आपकी बेहतरी इसी में है कि आप नए घर चले जाएं। तुम खुद कोई बड़ा मकान किराए पर क्यों नहीं ले लेते? अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपका दिमाग भी पूरी तरह से काम नहीं करता पापा। एक बड़े मकान के लिए होते हुए मैं दूसरा मकान किराए पर क्यों लूँ? इसलिए कि ये मेरा मकान है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे? आपका मकान कैसा? अब ये मकान मेरा है। कल जब आप मर जाएंगे तो कागजात पर मेरा नाम होगा। तो फिर मेरे मरने का इंतज़ार करो। लगता है कि आप सीधी उंगली से मानने वाले नहीं हैं। टेढ़ी उंगली करके देखो। मोहन को बाप पर शदीद गुस्सा आया। बोला, सुन लीजिए, अगर आप टेढ़ी उंगली से भी नहीं मानेंगे तो दुनिया से जाएंगे। माँ जी, आप बाबूजी को समझा लीजिए कि वो यहाँ से दूसरे वाले मकान में चले जाएं। मोहन, तू होश में है या नहीं है? पैसे की गर्मी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। बाप से इस तरह बातें की जाती हैं। बाप अगर बाप की तरह न रहे तो इसी तरह से बातें करनी चाहिए। वो माँ को घुरता हुआ बोला। एक लम्हे बाद वो फिर घुर्रा कर बोला, हम आज शाम को चले जाएंगे। मेरी वापसी पर आप लोग यहाँ नजर न आइएगा। फिर वो पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुनकर शंकर जी शर्मा सन्नाटे में आ गए।
वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बेटा उनके यहाँ से चले जाने या फिर दुनिया से चले जाने की बात सोच भी सकता है। उन्हें चक्कर आने लगा तो एक करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। रात मोहन और उसकी बीवी माँ बाप से मिले बगैर ही चले गए और माँ बाप ने सारी रात रोकर तड़प कर गुजारी। वो बार बार मोहन का जिक्र करते और उन दिनों को याद करते कि जब मोहन बच्चा था उन्होंने कितने प्यार से उसकी परवरिश की थी। वो सिसक पड़े, उन्होंने कितने चाव से उसे पाला था। इस से नहीं, आप शुरू करिए। अच्छा, चाव से उसे पढ़ाया लिखाया था और आज वही मोहन उसे जान से मारने की धमकी देकर साउथ इंडिया मौज मस्ती करने चला गया। सोने से ज़रा पहले मोहन की माँ रत्ना अपने शौहर से बोली, सुनो जी, वो जो हरिद्वार में तुम्हारे दोस्त अशोक जी हैं, फ़ोन करके उनसे मशवरा लो, वो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, शायद वही कोई रास्ता निकाल सकें। शंकर जी ने बीवी को गौर से देखा और बोले, हाँ तुम ठीक कहती हो, कल उनसे बात करूँगा। रत्ना, आज के दुख और आंसुओं ने मेरे दिल में मोहन के लिए जो बहुत मोहब्बत थी उसे पूरी तरह से धो डाला है। अब वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोहल्ले के दूसरे बहुत से लोग। रत्ना शंकर जी से लिपट गई और उसे एक बार फिर आंसुओं का रेला दोनों की आंखों से बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह शंकर जी ने अशोक को फ़ोन किया। अशोक उससे करीब दोस्त था। दोनों ने एक साथ नौकरी की थी, एक साथ रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद अशोक हरिद्वार चला गया था कि वहीं उसका ख़ानदानी मकान था, वहीं उसके ख़ानदान के तमाम लोग रहते थे। अगले दिन शंकर जी ने अशोक को कॉल की तो अशोक ने ही फ़ोन उठाया, तो फिर बहुत देर तक बातें हुआ थी। इस दरमियान किसी काम से रत्ना कमरे के अंदर आई तो उन्होंने अपने पति को कहते सुना, अशोक तुम इत्मीनान रखो, अब मेरे दिल में मोहन के लिए कोई जगह नहीं रह गई, उसकी तरफ से मेरा दिल भी पत्थर हो गया है। चंद दिनों बाद मोहल्ले के लोगों ने देखा कि शंकर जी और उसकी बीवी एक छोटे से ट्रक में लदे फंदे कहीं जा रहे हैं। वो किसी से भी नहीं मिले और ना ही किसी को बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी के जाने से इलाहाबाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न पड़ना था, सब कुछ वैसे ही रहा। बस मोहल्ले के उन चंद लोगों के दिल में एक खलिश ज़रूर बाकी थी जिनसे शंकर जी के अच्छे ताल्लुकात थे। उन्हें बस रह कर ये बात ज़रूर चुभती कि शंकर जी इस तरह से इतने खामोशी से क्यों चले गए। उन लोगों को एक झटका सा लगा और यही शदीद झटका मोहन को भी उस वक्त लगा जब वो साउथ से घूम कर वापस घर आया। उसे अपने दरवाजे पर किसी और की नेम प्लेट नज़र आई। वो हक्का बक्का इस नेम प्लेट को घूर रहा था, धर्मेंद्र शर्मा। वो आहिस्ता से बुदबुदाया, फिर काल बेल पर अंगूठा रख दिया। बेल बजने की हल्की सी आवाज़, फिर चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। फरमाइए, ये मकान तो मेरा है, आप यहाँ कैसे? हाँ, ये मकान आपका था लेकिन अब नहीं है, अब ये मेरा है। क्या मतलब? आपके पिताजी ये मकान मेरे हाथ बेच गए हैं। मोहन धर्मेंद्र शर्मा की आंखें फाड़ कर देख रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। ज़रूर बुला लीजिए, लेकिन बस एक मिनट ठहर जाएं। धर्मेंद्र घर के अंदर वापस गया और चंद ही लम्हे में वापस आकर बोला, ये कागज़ लो, ये असली कागज़ का फ़ोटो स्टेट है, इसे पढ़ लो तो अकल सही जगह पर आ जाएगी। मोहन ने कागजात के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो लेते वक्त कागजात उसके हाथ से छूट कर इस तरह बिखर गए जैसे उसका घर बिखर गया था। अब आप यहाँ से जाएं और हाँ, घर की कुंजी लेते जाएं जहाँ आप अपने पिताजी को कैद करना चाहते थे। और हाँ, शंकर जी जाते वक्त इस घर के एक कमरे में आपका सामान भी रख गए हैं, अब आप उसे ले जाएं। बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ ज़िंदगी में भी कितनी तब्दीलियाँ आती जा रही थी। अब मोहन पहले जैसा न था।
उसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई थी। वो खामोश रहने लगा था और ज़िंदगी ईमानदारी की कमाई पर गुजार रहा था। कई बार दूसरे ज़रूरतमंदों से के लिए कुछ न कुछ कर देता। मोहन ने किराए पर एक बड़ा सा मकान ले लिया था, कार खरीद ली थी। इसी दरमियान 2 बच्चे भी हो गए थे और बेटा संतोष और एक बेटी सरिता। यूँ 15 साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। अब वो बहुत से सवाल करने लगे थे, लेकिन जब वो अपने दादा के ताल्लुक से सवाल करते तो मोहन महसूस करता जैसे कोई चीज़ उसके हलक में अटक गई हो। सर्दी की छुट्टियां आई तो संतोष और सरिता बाप के पीछे पड़ गए कि कहीं घूमने चलें। फिर ये तय हुआ कि सब लोग कार से देहरादून चलेंगे और वहाँ से हरिद्वार होते हुए वापस आ जाएंगे। उन दिनों का मौसम बहुत शानदार था, लेकिन उस मौसम के सबब वहाँ बाहर से आने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई थी। तमाम होटल भरे हुए थे। मोहन बड़ी मुश्किल से एक मिडिल क्लास होटल में एक कमरा हासिल कर सका था। वो दिन भर घूमते फिरते, फिर यहाँ कभी वहाँ। 3 दिन तेज़ी से गुजर गए, उन्हें इसका पता न चला। इन 3 दिनों में उन्होंने एक दिन सुबह से शाम तक मसूरी में भी गुजारा। मसूरी में काफ़ी सर्दी थी, लेकिन यहाँ भी हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। शाम को वो देहरादून वापस लौट आए और अगले दिन सुबह वो हरिद्वार के लिए निकल पड़े। उसने हरिद्वार में दाखिल होते ही कार की रफ्तार बहुत कम कर दी कि उन्हें आसानी से कोई होटल नजर आ सके। दोनों बच्चे सड़क के दोनों तरफ लगे हुए साइन बोर्ड पढ़ रहे थे कि संतोष चिल्लाया, पापा रुक जाइए। मोहन ने कार रोक दी। क्या बात है पापा, वो साइन बोर्ड देखिए। मोहन ने साइन बोर्ड देखा तो लिखा था शंकर जी शर्मा इलाहाबादी वृद्धा आश्रम। बोर्ड पर पढ़ते ही मोहन पर एक कैफियत गुजर गई। उसका पूरा वजूद शल हो गया। बड़ी मुश्किल से वो कार आश्रम के गेट तक लाया। फिर वो थरथराते कदमों से कार से नीचे उतरा। वो आश्रम का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि इस खूबसूरत इमारत के लान पर कुछ लोग बैठे कुछ गप्पियाँ कर रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि शर्मा का केयरटेकर पीछे की तरफ एक दूसरी इमारत में रहता है। मोहन आहिस्ता आहिस्ता कदमों से पिछली इमारत की तरफ चल पड़ा। उधर दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों के बाद एक काफ़ी बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक गौर से देखते रहे। फिर मोहन बोला, श्रीमान, मैं मोहन शर्मा हूँ और आपसे इस आश्रम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तुम शर्मा, मोहन शर्मा, शंकर जी के बेटे? हाँ, मैं वही कमीना मोहन हूँ। अब मोहन ने भी उन्हें पहचान लिया था। वो अशोक चाचा थे जिन्हें उसने बचपन में कई बार देखा था। वो बढ़ा और चाचा कहकर गले से लिपट गया। दोनों देर तक रोते रहे। फिर अशोक ने रोती हुई आवाज़ में बताया कि शंकर और भाभी कार के एक हादसे में ख़त्म हो गए थे। फिर उनकी वसीयत के मुताबिक उनके मकान को वृद्धा आश्रम में बना दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था। वो कई घंटे के बाद अशोक चाचा के घर से निकल पड़े। फिर वृद्धा आश्रम आ गए। सामने के हॉल में उसके पिता की एक बड़ी कद्दावर तस्वीर टंगी हुई थी। मोहन ने तस्वीर के कदमों पर अपना सर रख दिया और आहिस्ता से बोला, आप मुझे माफ़ कर दें। आश्रम ढूंढते वक्त उसकी नज़र अचानक उस कमरे पर पड़ी जिस पर मोहन शर्मा का नाम लिखा हुआ था। उसकी आंखों में फिर से आंसुओं का सैलाब आ गया। वह देर तक कमरे को देखता रहा। आश्रम के गेट से बाहर निकलते हुए मोहन संध्या से बोला, संध्या, एक दिन मुझे और तुम्हें भी शायद इसी आश्रम में आकर रहना पड़े। छोटी सी लेकिन काफ़ी सोचने को मजबूर करती हुई कहानी कि किस तरह से कोई आदमी घर बनाता है और उस घर से उसको बेघर करने की बात वही करता है जिसके लिए वो घर बनाता है, और जिसको सोच के उसकी ज़िंदगी जिसके चारों तरफ घूमती है, वही जब इस बात को कह दे तो कितनी परेशानी, कितनी बेचैनी, कितना धक्का लगता है व्यक्ति को। ये कहानी हमारे समय के हालात का आईना है। इस पर आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि अपने अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले मैं अशरफ अली साहब से निवेदन करूंगी कि वो इस कहानी पर अपनी बात रखें। कुछ दिनों के बाद असरार साहब की एक कहानी सुनी हमने।
हालांकि लगता ऐसा है क्राफ्ट से कि बहुत जल्दी जल्दी में लिखी गई कहानी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें और आ सकती थी, हम आर्ट फॉर्म के हिसाब से कह रहे हैं, वो उसमें नहीं आ पाई हैं। लेकिन कहानी के जहाँ तक सवाल है, जो तासुरात उस पर जो तासुरात है, जो दिल को छूने वाली बात है, वो उसमें मौजूद है। और ये आज की समस्या तो है ही, घर घर में देखा जा रहा है, जगह जगह देखा जा रहा है। और अगर घर से बेदखल करने की बात न भी हो, तो माँ बाप के साथ जिस तरह का बर्ताव आज की पीढ़ी का हो गया है, वो बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार हम किस समय में आ गए हैं और आगे का समय क्या होगा। वो एक तरफ उन्होंने इशारा किया कि कल को हमको भी हो सकता है यहीं आना पड़े, वो सही है। और कहानी में जो क्राफ्ट वाली जो कमी थोड़ी हमको दिखाई दे रही है, हमारी आदत होती है हम बोल देते हैं क्या नहीं तो ठीक है वो उसको आप जरा से देख लीजिए तो कहानी बहुत अच्छी है, बाकी बहुत कहानी अच्छी है, क्योंकि आज के समय की बहुत ज़रूरी कहानी है। सिर्फ उतना ही नहीं कि आज के समय को दर्शाती है, आज के समय की समस्याओं को दर्शाती है, बल्कि कि आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी कहानी है। और चूँकि हमने पहले कहा था कि छुट्टी लेकर के, आज छुट्टी का बावजूद हम यहाँ हैं, छुट्टी हमने एक महीने के लिए शुक्रिया भैया तो इसीलिए उन्होंने पहले बोलने से कहा। छुट्टी लेते हैं लोग, दफ्तर छुट्टी लेते हैं, बेग सर प्रलेस से छुट्टी लेते हैं, बकायदा एप्लीकेशन आती है। अच्छा आप जाना चाहते हैं? हाँ, तो इससे हमने कहा अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। नहीं, हमें और काम इसीलिए सबसे पहले बहुत से आप काम इसीलिए सबसे पहले हमसे बोलने का, हालांकि हम इस मामले में थोड़े कमजोर हैं बोलने के मामले में, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। लेते हैं आप? आपकी चाय हमसे निश्चिंत रहिए। अजामिल सर, इस समय जितने तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उतने ही तरह के पाठक भी हो गए। सबकी अपनी अपनी पसंद है। बहुत सारे लोग उस कहानी को बहुत पसंद करते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, और बार बार कहते हैं वाह 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 वाह। हंस में छपने वाली कहानियों को आप देख लीजिए, आप पढ़ेंगे और आप कहेंगे कि इसमें उसमें कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग लिखते हैं कि इसमें बहुत कुछ है। यहाँ से वहाँ बैठ जाए। बहुत सारे मुझसे जा रहे हैं। एक सेकंड जा रहे हैं, जरा सा। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है ना, उसमें अच्छी कुर्सी पर बैठना है। ये संध्या ने अपने लिए बहुत अच्छी कुर्सी चुनी थी। सॉरी। तो इस तरह के लोग भी कहानी लिख रहे हैं और उनकी कहानी खूब पसंद की जा रही है एक ख़ास तरह के पाठक वर्ग के द्वारा। हाँ, वो जो लोग थे जो कहानी के अंदर किस्सागोई पसंद करते थे, वो चाहते थे कि वो कहानी ऐसा लगे कि उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है, ज़िंदगी की भाषा में है, ज़िंदगी की संवेदनाएं हैं, उनके अनुभव हैं, और जहाँ वो मिलता है उसको वो लोग पढ़ते हैं और उसमें एक कथा का प्रभाव भी होता है। अभी असरार भाई ने जो कहानी पढ़ी, इसमें सच पूछे तो किस्सा कोई मज़े की है, और जो चीज़ एब्सेंट है वो वही एब्सेंट है जो आजकल की बुरी कहानियों में मौजूद रहती है। 4 लाइन के बाद वही चीज़ें एब्सेंट है, यानी कि थोड़ी सी बात, फिर एक पैरा बड़ी बड़ी बात, फिर कुछ छोटी सी बात, फिर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ठीक से बात निकलती नहीं उसमें से। अंततः होता क्या है कि आप तय करते हैं कि आगे कम से कम हम 2 महीने कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे। कसम खा लेते हैं कि हम कहानी नहीं पढ़ेंगे। इस कहानी की कथा वस्तु जो है असरार भाई की, ये कथा वस्तु आज घर घर की कहानी लगभग हो गई है। ये तकलीफ़ें हर घर के भीतर देखी जा रही हैं। इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं इसी विषय पर, बहुत अच्छे लिखे गए हैं। आपने भी ये कहानी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी संजोई है, बुनी बहुत अच्छी है आपने। लेकिन अभी वही जो बात अभी कह के गए बेग साहब, कि ये ज़रूर लगता है कि ये कहानी थोड़ा सा और सोची जानी चाहिए। इसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आकर के हमारा मन करता है, जहाँ पाठक बोल रहा है वो आपकी कहानी बोलने लगे तो मज़ा आ जाए। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे पाठक अंदर से बात कहना चाहता है कुछ,
उसको आप कहने लगे तो वो कहानी जो है और बढ़िया उभर करके सामने आ जाएगी। बेशक एक ज़रूरी कहानी है, अगर इसके साथ ट्रीटमेंट वगैरह इसका और थोड़ा अच्छे से कर लिया जाए, है ना। और हम जानते हैं आपका ये पहला ड्राफ्ट है, अभी एक आध ड्राफ्ट और इसका बनेगा ठीक से, फिर आप सोचेंगे और छपने से पहले इसको आप ज़रूर चेक करिए, देख लीजिए इसको। और संवाद वगैरह अच्छे हैं, संवाद सब अच्छे हैं, बातचीत अच्छे हैं। शुरू में ज़रा सा वो लड़का ज़्यादा लिखना लग रहा है, वो लड़का ज़रा कायदे की बात करे, एक आध सेंटेंस को ज़्यादा हो गए हैं, तो इस ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, थोड़ा माइल्ड कर दीजिए, क्योंकि कितना बदतमीज लड़का हो इस सीमा तक अभी नहीं है, हाँ, एकदम इस सीमा तक नहीं है। अतिरेक वाला है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दिए, वहाँ वो बिल्कुल सही हो जाएगी। कहानी अच्छी है, बहुत दिन के बाद आपकी कहानी सुनी हमने। उसके पहले जो मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं आपके कलेक्शन में और अलग से भी, और एक कहानी तो हमने पढ़ी थी कादम्बरी में आपकी, तो बहुत ज़बरदस्त कहानी थी, तो बहुत अच्छी होती। तो इसको सुन करके मुझे लगा जैसे आप कहानी कितना भूल गए क्या इस बीच में। वो मैंने बीमारी के बहुत हाँ, शदीद बीमारी के बाद मैंने ये नहीं, कोशिश की थी कि मतलब वापस आ जाए असल में कहानी। होता क्या है ना कि आपकी कहानी के साथ नीचे ये नहीं छापा जाएगा कि ये बीमारी की बात लिखी ये हाँ, हम कहानी तो आपकी मुकम्मल वो लेंगे, पूरी कहानी लेंगे, वैसे ही विचार करेंगे, उसी ढंग से सोचेंगे, और उसके नीचे हम ब्रैकेट में कहीं सफाई नहीं दे सकते। सफाई का तो स्कोप ही नहीं रहता। हाँ, इसमें तो सफाई मेरा कहना यह है कि इस कहानी को थोड़ा सा और सोच करके एक दो ड्राफ्ट और बना लिए, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है, विषय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी विषय है। और हम जानते हैं आप जैसे जब लोग लिखेंगे तो आप किसी को निष्कर्ष पर नहीं ले जाएंगे, निष्कर्ष पाठक पर ही छोड़ेंगे। तुम तय करो तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है, हमारा निष्कर्ष नहीं, तुम सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। वही चीज़ कहानी को बहुत अच्छी कहानी बनाती है। हम अगर फाइनल डिसीजन देने लगेंगे तो कहानी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये आपने अच्छा ही किया है, कोई डिसीजन नहीं, बात हालात रहेंगे कि ये हालात है, आप समझो क्या करना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये कहानी मुझे अच्छी लगी है, और बहुत दिन के बाद आपको सुना है तो ये बात और भी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजामिल सर की बहुत ही संतुलित और सार्थक टिप्पणी इस पर आई है, राय मशवरे के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं अपने युवा साथी प्रकर्ष मालवीय से अनुरोध करूँगी, पहले बोल लीजिए फिर आ जाएंगे उधर। यहाँ संचालक वो ना मिले क्या बोलते हैं, आज़ादी गाइडेंस ना मिले, तुम्हारी मैं कोशिश इनकी बहुत- तरफ कर देती, नहीं इनकी तरफ, मैं प्रकाश की तरफ घुमा देती हूँ इसको। कहिए। दरअसल ये कहानी जो है ये हमारे समय का सच तो कहती ही है, उन चीज़ों की तरफ भी इशारा करती है जिन पे हम लोग हमेशा से बहस करते आए हैं कि संपत्ति नहीं होती है, उसके अभाव में हम ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, एकता से रहते हैं। प्रेम चाहे नाम मात्र का ही हो, मजबूरी में ही हो, लेकिन प्रेम बचा रहता है रिश्तों में। और जब संपत्ति आ जाती है, समृद्धि आती है परिवारों में, तो ये होता ही है कि संपत्ति के साथ इस तरह का जो इस तरह की खींचतान और इस तरह के रिश्तों में जो बिखराव आता है, वो समृद्धि अपने साथ लेके आती है। और ये जो विकास के बड़े बड़े दावे हैं हमारे समय के, तो ये अपने साथ यही मूल्य लेके आ रहे हैं दरअसल। और वही लोग ये लेके आ रहे हैं, वो व्यवस्था लेके आ रही है जो तथाकथित रूप से परंपरावादी है, जो परिवार को और देश को और समाज को बहुत ग्लैमराइज करती है, बहुत महिमा मंडन करती है, परिवार के उन मूल्यों का भी महिमा मंडन करती है जिनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसके थोड़ा सा इसके भीतर उतरते हैं
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सबकी कहानी है, ये समय की कहानी है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिखराव है ये कितना जटिल है और कितना भयावह है ये बिखराव हमारे समय का, इसे भी शायद हमें समझने में भी एक पीढ़ी और निकल जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक पीढ़ी आगे की भी कहानी है कि जैसे जो मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं अपने आप को मोहन की जगह रख के देखूँ अगर, तो ये मेरे शंकर बनने तैयार नहीं हूँ। मैं अगली पीढ़ी की भी कहानी है, वो मेरे साथ होने वाला है। इस तरह से भी उसको देखा जा सकता है। तो ये एक तरह से ये भय आक्रांत करता है, दुखी करता है, और ये जो यथार्थ है जो हमारी आंखों में घुसा जा रहा है और उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। चीज़ें इतनी स्पष्ट हो गई हैं, इतनी उधड़ के पूरी व्यवस्था हमारे सामने है कि उसको अब जो किसी भी आवरण में नहीं है, जो बिल्कुल नंगे रूप में हमारे सामने है, जो ज़रूरत बची रह जाती थी कि उसे समीक्षा में, आलोचना में उसे साफ किया जाता था, अब हम उस समय में जी रहे हैं कि हमें किसी भी व्याख्या की, किसी भी विवेचना की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें इतने नंगे रूप में हमारे सामने हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, जैसे होता है ना, कोई चीज़ एकदम नज़र के इतने पास आ जाए तो हम उसे देख नहीं पाते, उसे पहचान नहीं पाते, उसे पढ़ नहीं पाते, उस तरह से ये हमारे सामने है। तो बाकी इस ग्राफ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक दो जगह जैसे लगा ना कि एक लीप आया 15 साल का, तो वो लीप एकदम से आ गया। थोड़ा सा जैसे एक टर्न है, जैसे पहाड़ी सड़कों पे एक भयानक टर्न आता है, उस तरह का टर्न आ गया। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा जैसे, हाँ, एक आध संवाद ऐसे होते कि हम वो उस मोड़ को, टेंशन नहीं पता चलती, हाँ, उस मोड़ को थोड़ा महसूस कर पाते। वो एक सडन टर्न है पूरी कहानी में, पूरे कथानक में, जो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्या हुआ। जब मार्ग बंद करके सुन रहे थे, 15 साल एकदम से आगे आ गए, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लगा। बाकी तो आप वरिष्ठ हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। हमारे बीच रूपम है, और रूपम आमतौर पे कम बोलती हैं, लेकिन आज रूपम से हम कहेंगे कि वो इस कहानी पर कुछ बोलें। हम पहली बार सर की कहानी सुन रहे हैं, इसके पहले कोई पढ़ी भी नहीं है हमने कोई कहानी, तो निश्चित रूप से ज़रूरी कहानी है इस समय की। और जैसा प्रकाश ने कहा कि एक पीढ़ी आगे की भी है, तो हमको लगता है शायद एक पीढ़ी और पहले की भी ये कहानी है, और हो सकता है ऐसा, हमको लगता है। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है, युवाओं को शायद खास करके गौर करने की ज़रूरत है। तो कहानी बहुत अच्छी है। बाकी अभी तो हम बहुत नए हैं इस मामले में, अभी तो बहुत पकना है। किसने, थैंक यू। हाँ, नहीं, अभी खोल रहे हैं। और अब रश्मि मालवीय जी से निवेदन है कि वो कहानी पर अपनी टिप्पणी रखें। नहीं नहीं, इनका फिर आया सबके घर में यही कुछ है। हमारे यहाँ नहीं है, कुछ ही नहीं मंगाते, मैंने आज तक कुछ नहीं मंगाया। आप कहिए। बड़ा अच्छा है कि मैंने बहुत दिनों बाद मैंने ये कहानी सुनी। इसके पहले भी मैं इनका कुछ कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ। मिसेस बनर्जी जिसकी पात्र थी, और बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, और उसका पूरा टेक्सचर, उसकी पूरा जो बात थी बहुत अच्छे ढंग से आई है। आज बहुत दिनों बाद मैंने जब ये कहानी सुनी असरार भाई की, तो बड़े ही सरल ढंग से इन्होंने एक बड़ी आज की समस्या जो है इसको इन्होंने हम लोग के सामने रखा। और ये समस्या देखा जाए तो हर घर की समस्या है आज के ज़माने में, अलग अलग रूपों में है, अलग अलग तरीके से है, लेकिन है ये करने की चीज़ें। और इसका मुझे जो प्रमुख कारण ये है, देखा जाए तो इस तरीके की जो समस्या हम लोग के परिवारों में, हम लोग के जीवन में आ रही है, उसका कारण जो ग्लोबलाइजेशन की जो एक
शुरुआत हुई थी, जहाँ से कि एक विकास की बात हुई थी और तमाम तरीके की बात हुई थी। तो विकास तो हुआ और अच्छी बात भी, विकास होना भी चाहिए, लेकिन ये कि हम कहाँ पहुँचे, आज ये सोचने की बात है कि इस विकास की दौड़ में, जिसको हमने बड़ा प्रगतिशील या बहुत अपने को पता नहीं क्या क्या समझ लिया, लेकिन आज हम ये अगर महसूस करें तो हम ये देखते हैं कि आज हम पहुँचे कहाँ और उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। तो आप देखिए कि हम लोग के शहर में ही ले लिया जाएगा तो तमाम घटनाएं हम लोग के बीच में से जो आती हैं, लोगों की जो आ रही हैं, कितनी भयानक है और हिला देती हैं एक बार कि मतलब हम लोग कहाँ पहुँचे, ये कौन सा विकास हमने किया है, कौन सा विकास हमको मिला है। क्या ये अंग्रेज़ी स्कूलों की दौड़, या हमारे फैशन की दौड़, या हमारे कैरियर की दौड़, या हम कुछ और भी कह लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग को वहीं रुक जाना चाहिए, वो तो एक चीज़ है, लेकिन जो मनुष्यता जो हमने खो दी है इस सारी दौड़ में, जो हमने एक मनुष्यता खो दी है, ये बहुत भयानक चीज़ है। और अभी ये कहाँ तक जाएगी इसका अभी किसी को पता नहीं। घर टूटे, लोग अलग अलग हुए, और उसके बाद जो बुज़ुर्ग लोग जिस तरीके का अपमान, जिस तरीके का अकेलापन, जिस तरीके की दुख को झेल रहे हैं, है ना, वो भी एक चीज़ है। देखिए ऐसा है कि मैं ये मानती हूँ, जैसा असरार भाई ने भी कहा कि अगर मान लीजिए हम भाई एक निश्चित रूप से हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, नौकरी भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, करियर क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें हम अपनी मनुष्यता क्यों खोएंगे। एक मनुष्यता भी तो होती है ना, इंसानियत भी तो होती है, वो हम क्यों खो रहे हैं। तो ठीक है, हमारे माता पिता अगर हैं तो उस दौड़ में हम उनको भी एक स्थान तो देंगे ही, और ऐसा नहीं है कि वो हमें साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्रवृत्ति ख़त्म होती जा रही कि हम अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, हमें इन सबसे क्या मतलब, हमें उन सबसे क्या मतलब, ये जो व्यक्तिवाद एक तरीके से हम लोग के बीच में जो भयानक रूप से एक सेल्फिशनेस, एक स्वार्थीपना जो हो रहा है समाज में, फैल रहा है, ये बड़ा ही ख़तरनाक है। और इस चीज़ को असरार भाई ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जबकि मैं भी इसी बात को कहूँगी कि थोड़ा, और इसमें उनकी बीमारी की बात उन्होंने खुद ही कही कि बहुत जल्दी में लिखा है, थोड़ा इसको और सोच होनी चाहिए थी, थोड़ा एक आहिस्तापन होना चाहिए था। बहुत सारे टर्न्स आते हैं जिसमें कि थोड़ा और ज़रूरत थी उसको विकसित करने की, वो एक बात हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारे समाज का जो एक सच है, भयानक सच है, ये हम लोग को मतलब कि ये इस तरीके की कहानी सोचने के लिए मजबूर करती है, इस पूरे विकास में हमने क्या खोया और क्या पाया, और हम अभी कहाँ तक जाएंगे, ये भी एक चीज़ है। तो यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि बाकी लोग काफ़ी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। धन्यवाद रश्मि जी। और अब मैं निवेदन करूंगी आनंद मालवीय जी से कि वो कहानी पर अपनी टिप्पणी करें। ये तो बात सब लोगों ने कही है, उसको सीधा कहानी है कि आज के ज़माने की कहानी वो बहुत ही यथार्थ परदेश की रखे हुए हैं। मुझे पहले ये लगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू ऑब्वियस, बहुत स्पष्ट है जो कहानी का संदेश है, और ये जरूर है कि कहानी का संदेश के शुरू से नहीं पता चलता, लेकिन जब कड़े शब्दों में बोल के वो लड़का जाता है अपने पिताजी को चेतावनी देते हुए, तो ये भी बात कहेगी कि चेतावनी तो ठीक है, बच्चे बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, लेकिन इतनी बदतमीजी से बोलेंगे कि आप नहीं रहेंगे तो हमारा है, और आप जल्दी नहीं रहेंगे, मतलब इस तरह की कि आप, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया। ये किसी एक इसका कुछ और डायलॉग हो सकता था, जैसे कि वो कहता है कि आपकी मरने की बात तो मेरा होना ही है, आप थोड़ा सा जो है। और दूसरी बात ये है कि मतलब, और मॉरल दोनों तरफ से,
एक तो पिताजी की तरफ के लिए भी है, सभी पिताओं के लिए, लड़का चाहे विनम्र हो क्या करते, मकान परिवार से ऊपर नहीं होता। सही। अगर परिवार की खुशी ये, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर बुढ़ों को देखता हूँ कि हम नई पीढ़ी के दोष सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो बुढ़ों की जिद होती है, इंक्लूडिंग माई से, उस जिद को हम कंसिडर नहीं करते कि नहीं भाई हम तो यहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे यार वो वहाँ पे। ये जो इस मामले में, इस जिद में जो जेन्युइन बात है कि बेटा मेरी जड़ यहीं पर है, इसी मोहल्ले में मेरी जड़ है, मेरे मिलने जुलने वाले हैं, मैं पार्क में जाता हूँ यहाँ मन लगता है, दूसरी जगह मन नहीं लगता मेरा, ये तो वाजिब है। लेकिन और दूसरी बात इस कहानी से संबंधित नहीं है, लेकिन प्रायः जो है वृद्ध लोग बच्चों की भावनाओं को न समझ के, मतलब उनको भी तो वो तो दूसरे, हम कह ये रहे हैं कि बूढ़े आदमी जो है उनके लिए मैसेज ये है कि आपको मकान किले के लिए क्यों इतना पड़ा रहता है। और दूसरा बच्चे के लिए है कि एकदम से स्पष्ट है कि वो चढ़ेगा कलम लो, ये आपने इस मर्मांतक वाक्य से कहानी शक खत्म की है, आपने मेरे गले की उससे पता कर लिया होगा कितना मर्मांतक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू ऑब्वियस। और एक बात और मुझको लगती है कि जैसे 15 साल का वो 15 के कुछ एक आध घटनाएं दिखनी चाहिए या न दिखती। 15 साल का एकदम से जो आता है वो बच्चे और थोड़ा बड़े हो सकते हैं, तो 6-7 साल के होते तो 4-5 साल का ही क्या होता है, एक झटका लगता है। हाँ झटका नहीं, झटका लगता है, वो बात सही है, लेकिन वो कुछ कहानी के टेक्सचर बात रह जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहानी में बताते हैं कि वो लोग देहरादून जाने का निश्चय करते हैं, तो हर पाठक और श्रोता के समझ में आ जाता है कि अब संयोग क्या है। नहीं, संयोग जो कहानी का जो है, संयोग आवश्यक तत्व है और नहीं भी। सच बात यह है कि संयोग जो हो, संयोग तो होता ही है, कहानी बिना संयोग की बनती नहीं, लेकिन संयोग पढ़ने या सुनने वाले को समझ में ना आए, वो एकदम से ना समझ जाए कि अब क्या संयोग होने वाला है। यहाँ पर जब आप कहते हैं कि तो देहरादून के लिए निकलते हैं और हरिद्वार में होटल तलाश रहे हैं, तो बस वो सारी बात समझ में आ जाती है। अब मैं बस इतना फर्क रह जाता है कि मैं खुद सोच रहा था कि शंकर जी सामने आएंगे मोहन के, लेकिन वो इतना फर्क रह जाता है। लेकिन वो जो बात, जो अंत जो केवल परमात्मा है, वो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। वो अब वो स्पष्ट हो गया, थोड़ा सा कहानी के मॉरल ऑफ द स्टोरी स्पष्ट नहीं होना चाहिए। ये धन्यवाद आनंद भाई, बात पूरी हो गई ना आपकी। और अब आदरणीय सुधांशु मालवीय जी से निवेदन है कि वे अपनी टिप्पणी इस कहानी पर करें। मित्रों, एक ऐसे समय में जबकि कहानियों को पढ़ने से ही थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि काफ़ी कहानियाँ पढ़ लेने के बाद भय लगता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या होगा। तो वैसे समय में असरार जी की इतनी सुंदर, इतनी मार्मिक कहानी को सुन करके निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तक के हमारे जितने भी साथियों ने अपनी बातें रखी हैं, उन बातों को मैं दोहराने की जगह पर मैं यही कहूँगा कि बहुत
जो सही बिंदु थे और ज़रूरी बातें जो थी कहानी के बारे में वो हमारे सभी साथियों ने रखी है और उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, कहानी की जो मार्मिकता है, कहानी के विषय का, उसकी कथा वस्तु का जो महत्व है और आजकल के समय को समझने के लिए जिस तरीके से ये कहानी एक मदद करती है, ये सारी बातें तो हैं ही। एक बात जो मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ और अपने दैनिक जीवन में भी, अपने लेखन और अध्ययन के दौरान, लोगों से बातचीत के दौरान, तो ये कि हमारे आजकल के समय की वो ट्रेजिडी जिसके विषय को लेकर के, जिसका आधार बना करके असरार जी ने ये कहानी लिखी है, ये विषय वाकई हमारे समय का बड़ा ही दर्दनाक, बहुत त्रासद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इसको बहुत विस्तार के साथ और बहुत गहराई के साथ समझने की भी ज़रूरत है। हमारी ये समझ ही इस समस्या से हमारा मुठभेड़ करने के लिए एक सहायता कर सकती है। और वो बात है कि ये समाज में देखते देखते लगभग कहा ही गया कि 2 पीढ़ी की कहानी है, आगे की तीसरी पीढ़ी की कहानी है। तो ये 2-3 पीढ़ियों के भीतर भीतर इतना भयानक जो यथार्थ है वो कैसे उपस्थित हुआ और इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, या इसके प्रति जो एक ज़्यादा गहरी और सूक्ष्म दृष्टि का इस्तेमाल करके इसको अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये संकट हमारे समाज का संकट है और हमारे समाज में हमारे समय की जो अर्थव्यवस्था है उसका संकट है। और अगर बहुत साफ साफ कहा जाए वैचारिक दृष्टि से समझने के लिए तो ये पूंजीवाद का संकट है। ये वो संकट है जिसने समाज में आजीविका के लिए इतना ज़्यादा संकट पैदा कर दिया है कि पूरे समाज का ढांचा, पूरे परिवार का ढांचा ही बदल गया। अब उसमें परिवार के भीतर सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है, अगर परिवार में बच्चे आ गए हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है उनकी पढ़ाई लिखाई, और ये शब्द बहुत हल्का शब्द है, उनका कैरियर। ये इतना ज़रूरी बन चुका है कि स्वयं जो माँ बाप हैं
भी इसके चपेट में आ चुके हैं। और चपेट में आने का परिणाम ये हुआ है कि बच्चों का जो पूरा लालन पालन है, उनकी देखभाल है, उनकी अपब्रिंगिंग है, ये सारी चीज़ें अब जिस चीज़ पर निर्भर करती हैं वो है उनका कैरियर। और उसी के साथ साथ ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था, तो ये शिक्षा व्यवस्था जो रश्मि ने जो बात कहा कि आखिर तो मनुष्यता कहाँ चली जा रही है, आखिर बच्चे ऐसे कैसे बनते चले जा रहे हैं। तो वास्तव में आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज का जो कैरियर का दबाव और संकट है, क्योंकि ये बात इतना स्पष्ट है कि पूरा जीवन सिर्फ एक चीज़ पर टिका हुआ है, ये कि अगर कैरियर नहीं बना तो जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यही शिक्षा हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा संस्थाएं वो दे रही हैं। तो ये बात जो मैंने रखी, ये मेरे दिल का दर्द भी है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों के साथ कितना भयंकर त्रासदी घटित हो रही है। वो बच्चे जिनको खेलने का, कूदने का, गाने का, बजाने का, कला का, खेल कूद का मौका मिलना चाहिए, वो बच्चे कैरियर की मशीन बनते चले जा रहे हैं। और माँ बाप भी असहाय हैं, क्योंकि उनके सामने भी ये जो परिदृश्य बहुत साफ है कि अगर इसमें चूक हुई तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अब अगर असरार जी की कहानी पर आए, तो असरार जी की कहानी इस त्रासदी को, तो जैसा कि आनंद जी ने कहा, बहुत ही मर्मांतक रूप में रखती है। और यहाँ तक निश्चित रूप से कहानी बहुत सशक्त है, असरदार है। और कहानी का एक जो मुहावरा है, कहानी का जो कथारस है, वो भी लिए हुए है, उस कहानी का आनंद है। लेकिन मैं केवल इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि इस मर्ज को अगर इस तरीके से और गहराई में जा करके इसके संकट को भी समझा जाए, तो शायद कहानी रचना पाठकों को ज़्यादा समृद्ध कर पाएगी। और आजकल के समय के इस संकट से मतलब मुठभेड़ करने के लिए उनको भी कहीं तैयार करेगी कि आखिर ये जो समय है, इस समय में कैसे इसका मुकाबला किया जाए। और ये जो त्रासदी लगातार चलती जा रही है, और जिसके लिए आशंका भी व्यक्त की गई कि भी आगे कब तक चलती जाएगी, तो इसका भी जवाब हम इसी तरीके के चिंतन से, इसी तरीके की दृष्टि से खोज सकते हैं। और बाकी मैं एक बार फिर असरार जी को अच्छी कहानी के लिए बधाई दूंगा। हाँ, ये बात और फिर मैं रेखांकित कर दूँ कि कहानी क्राफ्ट में ये थोड़ी सी जल्दबाजी या थोड़ा सा ये जो बीच में समय का जो अंतराल है, ये कहीं पर खटकता है। और बाकी मैं असरार जी को एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद सुधांशु जी।
और अब मंच की तरफ आते हैं। आप बोले अपनी अपनी बात रखिए जी। ये 50-17 पे वो लिमिट क्यों हो गया है? उसकी वो मेरे ख्याल से मूवी खुल गई है क्या?